हेलो कक्षा 8 के विद्यार्थियों, विषय विज्ञान में हम अभी अध्याय 7 पढ़ रहे हैं, वन्य एवं जंतुओं का संरक्षण। यहाँ पर हमने देखा कि ये जो संकटापन्न जंतु है उनके बारे में पढ़ रहे थे और हमने देखा कि ये जो सारे जो जंतु हैं, पौधे हैं, वो अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से उनके निर्माण में क्या योगदान देते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि संकटापन्न स्पीसीज का कोई रिकॉर्ड भी है, तो उसके लिए हम आगे देखते हैं रेड डाटा पुस्तक। ये क्या है? रेड डाटा पुस्तक। प्रोफेसर अहमद बच्चों को रेड डाटा पुस्तक के विषय में समझाते हैं। वह उनको बताते हैं कि रेड डाटा पुस्तक जो है वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, रेड डाटा पुस्तक जो है उसमें सभी संकटापन्न, जो संकट में है, जो लुप्त होने के कगार पर खड़ी है, ऐसी स्पीसीज जो है उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। जैसे उसमें पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक हैं। रेड डाटा पुस्तक के विषय में अधिक जानकारी आप कंप्यूटर पर www.will.government.in/envies/pages1022stm/new/nwdc+plants.htm से प्राप्त कर सकते हैं। आप अगर ये साइट खोलेंगे, ये वेबसाइट खोलेंगे, तो आपको रेड डाटा पुस्तक के बारे में जानकारी हासिल होगी। अब आगे देखते हैं प्रवास। माधव जी के निर्देशन में भ्रमण पार्टी गहरे वन में प्रवेश करती है। यहाँ पर बात है रेड डाटा पुस्तक की, तो शायद ये बहुत बड़ी लिस्ट होगी, इसीलिए हमें ये दिया गया है। तो आप लोग ज़रूर खोलिएगा इस वेबसाइट को, मैं भी खोलूँगी और फिर उसके बारे में कभी बात करेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं 7.10 प्रवास के बारे में। माधव जी के निर्देशन में भ्रमण पार्टी गहरे वन में प्रवेश करती है। भ्रमण पार्टी वन जो हमारा जो बच्चे घूम रहे हैं ना, प्रवास पे निकले हैं, उनकी बात है। वह तवा संरक्षित क्षेत्र में कुछ समय आराम करते हैं। पहली ने नदी के समीप कुछ पक्षी देखे। माधव जी बताते हैं कि यह प्रवासी पक्षी है। प्रवासी पक्षी माने कैसे पक्षी? हमने आगे कक्षा 6 और 7 में भी पढ़ा था कि प्रवासी पक्षी माने ऐसे पक्षी जो ठंड से बचने के लिए ध्रुवीय क्षेत्र से, हमारी पृथ्वी पर जो ध्रुव प्रदेश आए हुए हैं ना, वहाँ से ठंड से बचने के लिए कुछ पक्षी ठंड के मौसम में, वहाँ के ठंड के मौसम में हमारे यहाँ चले आते हैं और कुछ महीने हमारे यहाँ ही बिताते हैं और फिर वापस अपने देश उड़ जाते हैं। तो ये जो प्रवासी पक्षी है उनके बारे में यह बात है। यह पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आए हैं। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। ठीक है, एक निश्चित समय होता है उनके आने का और फिर वापस जाने का भी। यहाँ पर वे लोग अंडे देते हैं, अंडे देने के लिए आते हैं। क्यों? तो यहाँ पर उन्हें पूरे प्रमाण में खाना मिल सकता है और यहाँ उनके बच्चे ठंड से भी बच जाते हैं और वो भी यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता। बहुत ठंड होती है, माइनस से भी कई डिग्री नीचे चला जाता है वहाँ का तापमान, तो वहाँ जीवन यापन हेतु अनुकूलन नहीं होता। तो जब वहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है तो उड़कर वो हमारे देश में सुदूर क्षेत्रों तक यात्रा करते हैं। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं, जैसा कि पहली ने कहा, कक्षा 7 में हमने पढ़ा था। क्या होगा जब हमारे पास लकड़ी की ही नहीं बचेगी? क्या अब लकड़ी का कोई विकल्प उपलब्ध है?
मैं जानती हूँ कि कागज़ एक महत्वपूर्ण उत्पाद है जो हमें वनों से प्राप्त होता है। मुझे आश्चर्य है यदि कागज़ का कोई और विकल्प उपलब्ध हो। तो आजकल तो कागज़ का कोई और विकल्प उपलब्ध कैसे हो सकता है? हम ई टिकट लेते हैं, ई टिकट खरीदते हैं ज़्यादातर। अब तो बैंक वाले भी कागज़ को बचाते हैं। प्रोफेसर अहमद बच्चों का ध्यान वनोन्मूलन के एक और कारण की ओर आकर्षित करते हैं। मतलब वन उन्मूलन का एक और कारण है हम जो यूज़ करते हैं वो कागज़। वह उन्हें बताते हैं कि 1 टन कागज़ प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 70 वृक्षों को काटा जाता है। अतः हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए। ठीक है, कितने वृक्ष? 1 टन कागज़ को प्राप्त करने के लिए हम पूर्णतया विकसित 17 वृक्ष, मानो समझो 17 वृक्ष को काट दिया जाता है। अतः हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए। प्रोफेसर अहमद यह भी बताते हैं कि उपयोग के लिए कागज़ का 5 से 7 बार तक पुनः चक्रण किया जा सकता है। मतलब ये कागज़ हम पस्ती में दे देते हैं ना, भंगार वाले ले जाते हैं, तो उनको वापस से लुगदी बना के वापस से उनमें से क्या बना जा सकता है? कागज़ बनाया जा सकता है। 5 से 7 बार पुनः चक्रण किया जा सकता है। यदि कोई छात्र दिन में मात्र 1 कागज़ की बचत करता है तो हम 1 वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। क्योंकि पूरे विश्व में तो कितने सारे छात्र हैं, अगर सब छात्र मिलकर 1-1 कागज़ बचा ले तो कितने सारे वृक्ष बच सकते हैं। सोचिए, हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए, इसका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे वरन कागज़ उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की भी बचत कर सकते हैं। जल की कैसे? तो कागज़ बनाने के लिए, उसकी लुगदी बनाने के लिए, पेड़ को काट के उसको मटेरियल बनाने के लिए हम कितना जल का उपयोग करते होंगे। फैक्ट्री में कितने सारी जल का उपयोग किया जाता होगा, और कितनी सारी ऊर्जा फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी मशीनों चलाने के लिए किया जा सकती है। तो हम कितनी सारी ऊर्जा भी बचा लेंगे और जल भी बचा लेंगे और वनस्पति मतलब पेड़ पौधे भी बचा लेंगे, सिर्फ कागज़ की बचत करके। इसी के साथ साथ कागज़ उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आएगी। जैसे रंग बिरंगी कागज़ बनाते हैं तो उनमें रसायनों का उपयोग होता है, तो जितने कागज़ कम बनाएंगे उतने रसायनों का भी उपयोग कम होगा, तो मतलब वातावरण भी शुद्ध होगा। क्या वनोन्मूलन का कोई स्थायी हल है? तो उसके लिए हम देखेंगे 7 पॉइंट बार पुनर्वन रोपण। पुनर्वन रोपण मतलब वन का वन रोपण, वापस से वन को उगाया जाए। प्रोफेसर अहमद का सुझाव है कि वनोन्मूलन का उत्तर पूर्व पुनर्वनारोपण है। पुनर्वन रोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना है। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीसीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। जैसे आजकल है जो सातपुड़ा के जंगल में साग की कटाई होती रहती है, लोग उसकी दाण चोरी करते हैं, तो मतलब बहुत सारे पेड़ हैं जो कट गए हैं, तो वहाँ पर वापस से साग ही उगाया जाए। साग का जंगल था तो साग ही उगाया जाए, ऐसा। कमी पूरी करने के उद्देश्य से नई वृक्षों का रोपण करना है। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीसीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाने ही चाहिए जितने हम काटते हैं। प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनर्वन रोपण हो सकता है। यदि वनोन्मूलित क्षेत्र को अबाधित छोड़ दिया जाए तो यह स्वतः पुनर्स्थापित हो जाता है। मतलब पुनर्वन रोपण, एक तो हम खुद पेड़ उगाते हैं, डालते हैं नए नए पौधे, और दूसरा उनको प्राकृतिक रूप से ही उगाया जाए। जैसे उस क्षेत्र में किसी का जाना अबाधित कर दे, मतलब रोक दिया जाए कि यहाँ पर किसी को जाना नहीं है, तो क्या होगा?
वहाँ पर नए पेड़ जो होते हैं उनका बीज गिरेंगे और बीज से नए वृक्ष उगेंगे और कुछ सालों में वो वापस से बड़े बड़े पेड़ बन जाएंगे। मतलब कि उन्हें छोड़ दिया जाए। प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनर्रोपण हो सकता है। यदि वनोन्मूलन क्षेत्र को अबाधित मतलब छोड़ दिया जाए तो वह स्वतः पुनर्स्थापित हो जाता है। प्राकृतिक पुनर्रोपण में मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है। मतलब वहाँ पर मानव गतिविधियाँ नहीं करनी चाहिए, मतलब हमें नहीं जाना चाहिए, तो वहाँ खुद ब खुद पेड़ अपने आप उग जाएंगे। हम अपने वनों को अब तक बहुत अधिक नष्ट कर चुके हैं। यदि हमें अगली पीढ़ी के लिए हरी संपदा बनाए रखनी है तो अधिक वृक्षारोपण ही एकमात्र विकल्प है। ठीक है, हमारी पीढ़ी, हमारी नई पीढ़ी जो हमारे बच्चों के बच्चे के बच्चे का आएंगे, उनके लिए अगर हरी संपदा बनाए रखनी है तो हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। यही एकमात्र विकल्प है, उसके अलावा और कुछ नहीं। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि भारत वन अधिनियम है, संरक्षण अधिनियम है। इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परिरक्षण और संरक्षण करना है। साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना है जिससे वन में और उसके समीप रहने वाले लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। कुछ समय विश्राम करने के पश्चात माधव जी ने बच्चों को वापस चलने को कहा, क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात वन में रुकना ठीक नहीं होता, क्योंकि सूर्यास्त के बाद निशाचर प्राणी बाहर निकलते हैं, तो हमें वन को छोड़ देना चाहिए। वापस आने के बाद प्रोफेसर अहमद एवं बच्चों ने इस उल्लासपूर्ण अनुभव के लिए माधव जी का आभार व्यक्त किया। यहाँ पर कहा गया है कि भारत वन अधिनियम है, मतलब भारत में वन मंत्रालय है जो वनों के संरक्षण एवं उनको बढ़ाने के लिए काम करता है। परिरक्षण और संरक्षण करना है, साथ ही ऐसे उपाय भी करना है जिससे वन में और उसके समीप रहने वाले जो लोग हैं उनकी भी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, जैसे उन्हें रोजगार मिल सके, जिससे वो लोग वन में ना जाएं, है ना। तो यहाँ पर हमारा अध्याय खत्म होता है। हम आगे स्वाध्याय देखेंगे। ये एक बार ज़रूर आपने क्या सीखा इसके बारे में आप पढ़ लेना, और ये जो प्रमुख शब्द है उसे आप लिख लेना। ठीक है, तो चलते हैं। जय हिंद।